चैप्टर 211 रिटर्न टू ब्लैक सेल। ये सब चीज़ें ड्यूक के लिए अब इररेलेवेंट हो चुकी थीं। वो बस एक पासा बाय था। ड्यूक का सिर्फ यही अफसोस था कि उसने सिविल एम्पायर के ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं की और मैकेनिकल विजर्डरी के बारे में सीखने का मौका मिस कर दिया। येलो सैंड क्रिस्टल्स की मेटल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सैंड्स मैजिक मेटल के प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और मैकेनिकल विजर्ड्स की नॉलेज उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती थी। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कब्रो सिटी में ऐसे इवेंट्स होंगे जो उसकी ट्रैवल एडवेंचर को इंटरप्ट करने पर मजबूर कर देंगे। ईविल गॉड्स के फॉलोअर्स इतनी बड़ी केओस कब्रो सिटी में ला सकते हैं। क्लियरली ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं था। एंशिएंट सिविल एम्पायर बाहर से शांत लगती है, लेकिन अंदर की अफेयर्स एविडेंटली पीसफुल नहीं है। लेकिन जब तक वो सिक्स रिंग विज़र्ड जिंदा है, ये सिर्फ छोटी इंसिडेंट्स हैं उन लंबी सालों के दौरान जो एम्पायर की फाउंडेशन को हिला नहीं सकते। फ्लोटिंग एयरशिप में शारी अभी भी काफ़ी एक्साइटेड थी, बार बार फ्लोर टू सीलिंग विंडो से बाहर देख रही थी। लेकिन जैसे ही रात हुई वो थोड़ी एम्बैरस हो गई। ड्यूक अभी भी स्वीट में स्टे कर रहा था। शारी के लिए एक छोटी सी रूम थी और नेचुरली नीना ड्यूक की सर्विस के लिए वहाँ थी। हर रात शारी ड्यूक के रूम से साउंड सुन सकती थी। नीना काफ़ी ओपन हो गई थी और उसकी आवाज़ छोटी नहीं होती थी। हर बार ये होता शारी का फेस रेड हो जाता और उसके दिल में कुछ अजीब इमोशंस उठते। कुछ दिन बाद फ्लोटिंग एयरशिप हार्बर सिटी लैंड कर गई। ये शारी का वेस्ट कोस्ट का पहला सिटी विजिट था। ड्यूक उन्हें शॉपिंग के लिए ले गया, मेनली क्लोथ्स और डेली नेसेसिटीज़ के लिए, शारी और नीना के लिए। हार्बर सिटी बेसिकली एक एंटरटेनमेंट सेंट्रिक सिटी है जहां हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। ड्यूक ने नीना के लिए इंटरेस्टिंग क्लोथ्स लिए, ऑलमोस्ट प्रीवियस लाइफ के शॉपिंग मॉल्स जैसी क्वालिटी के। उसके अलावा उसने काफ़ी मैजिक पोशन मटेरियल सीड्स भी खरीदे जो डिजर्टेड आइलैंड पे प्लांट किए जा सकते। लेकिन पहले सॉइल कंडीशंस इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। ड्यूक के माइंड में ऑलरेडी आइडियाज़ थे इसके लिए। शॉपिंग खत्म करने के बाद ड्यूक ब्लैक सेल वापस आया और एकेडमी आइलैंड पे शारी और नीना की आइडेंटिटीज़ रजिस्टर करवाईं, नॉमिनली एज हिज सर्वेंट्स। वास्ट डिजर्टेड आइलैंड अब सिर्फ तीनों के साथ था, काफ़ी लोनली और डेजोलेट लग रहा था। ड्यूक ने शारी और नीना को आइलैंड के एनवायरनमेंट और लैब के बेसिक रिक्वायरमेंट से फेमिलियराइज करने को कहा। अभी शारी की स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 12 पॉइंट्स थी और उसने 2 वुड एट्रीब्यूट स्पेल्स सीखे थे, जो काफ़ी अनयूजुअल था। वुड एट्रीब्यूट स्पेल्स रिलेटिवली रेयर होते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों में वुड एट्रीब्यूट अफिनिटी कम होती है और जनरली ये स्पेल्स चूज़ नहीं करते। मोस्टली एल्फ रेस के वुड एट्रीब्यूट अफिनिटी ज़्यादा होते हैं और मैजिक पोशन में काफ़ी नोटेबल अचीवमेंट्स होते हैं उनकी गिफ्टेड एबिलिटीज़ की वजह से। अगर ब्रीदिंग टेक्निक में वुड एट्रीब्यूट ब्रीदिंग टेक्निक्स होती, ड्यूक डेफिनेटली वुड एट्रीब्यूट टैलेंट्स को गैदर करने का टारगेट रखता। शारी रेयर ह्यूमन थी जिनमें हाई वुड एट्रीब्यूट अफिनिटी थी एज अ विजर्ड, इसलिए ड्यूक ने डायरेक्टली एनकरेज किया कि वो बेसिक हर्बलिज्म सीखें और मास्टरी के बाद बेसिक मैजिक पोशन भी। इससे शारी बाद में उसकी मैजिक पोशन असिस्टेंट बन सकती और उसके टैलेंट्स को एम्प्लॉय करना ईजी होगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगता। नीना के लिए ड्यूक ने कहा कि वो स्पिरिट विंड ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट करे। नीना खुद काइट लेवल फिजिकल क्वालिटीज़ की थी, ये ट्रेट उसके रेस से डिसाइड होता और ब्रीदिंग टेक्निक सीखने से उसकी स्ट्रेंथ और एनहांस होगी। अगर वो प्रोग्रेस कंटिन्यू करे, ड्यूक शायद उसके लिए एडवांस्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स का कंटेंट भी प्रोवाइड करे। आफ्टर ऑल वो उसका स्लेव क्रीचर है। स्ट्रॉन्गर एबिलिटीज़ का मतलब ज़्यादा असिस्टेंस। यूजुअली नीना और शारी आइलैंड पे बेसिक चोर्स हैंडल करते, जैसे क्लीनिंग और कुकिंग फॉर ड्यूक। 2 को सेटल करने के बाद ड्यूक ने हैरिसन से कांटेक्ट किया विजर्ड्स मार्क के थ्रू। कैन यू गेट वुड एल्व्स ओवर देयर? वुड एल्व्स? हाँ, ये आइलैंड के लिए सूटेबल हैं, लेकिन ये स्लेव क्रीचर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। हैरिसन ने प्रॉम्प्ट समझ लिया ड्यूक का इंटेंशन। वुड एल्व्स एल्फ रेस के सब टाइप हैं, नेचुरली हायर वुड एट्रीब्यूट अफिनिटी के साथ, और प्लांटिंग में स्किल्ड होते हैं, प्लांट्स को फास्ट और बेटर ग्रो करने में हेल्प करते। और वुड एल्व सॉइल एनवायरनमेंट इम्प्रूव कर सकते, जिससे एरिया ज़्यादा सूटेबल हो जाता प्लांट ग्रोथ के लिए। वुड एल्व्स के इनहैबिटेड एरियाज यूजुअली शॉर्ट टाइम में फॉरेस्ट्स बन जाते, चाहे पहले बैरन लैंड ही क्यों ना हो।
वुड एल्व्स के पास एल्फ रेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एक्सेप्शनली लॉन्ग लाइफ स्पैन्स। मैच्योर वुड एल्व्स कम से कम 300 साल के होते हैं। बेटर कल्टीवेशन पोटेंशियल के साथ वो अपनी कैपेबिलिटीज एनहांस कर सकते और लाइफ स्पैन और एक्सटेंड कर सकते। विजर्ड्स के लिए जो मैजिक पोशन मटेरियल्स चाहिए, वुड एल्व्स बेस्ट चॉइस है एज स्लेव क्रीचर्स। लेकिन प्राइस हाई होता। एक मैच्योर वुड एल्फ 1200 मैजिक स्टोन्स, जबकि नीना जैसी कैट गर्ल सिर्फ कुछ 100 मैजिक स्टोन्स। ऑर्डिनरी कैट गर्ल्स टॉप 200-300 मैजिक स्टोन्स। ड्यूक ने डिसाइड किया और हैरिसन से 30 वुड एल्व्स ऑर्डर किए, टोटल 30,000 प्लस मैजिक स्टोन्स। इन वुड एल्व्स से सॉइल कंडीशंस डिजर्टेड आइलैंड पे जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे और मैजिक पोशन मटेरियल्स प्लांट किए जा सकते। जो एक्स्ट्रा हो उन्हें सेल भी कर सकते। लॉन्ग रन में ये इन्वेस्टमेंट इनसिग्निफिकेंट है। हैरिसन ड्यूक के अफेयर्स के लिए काफ़ी कीन था, पर्सनली एफिशिएंटली हैंडल किया। अ ग्रुप ऑफ वुड एल्व्स प्रॉम्प्टली ड्यूक के आइलैंड भेजे गए, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और ड्यूक ऑफिशियली ओनर बन गया 30 वुड एल्व्स का। ड्यूक ने उन्हें देखा, सब फीमेल थीं और अनक्लोथ्ड। ये वुड एल्व्स की हैबिट है, वो क्लोथिंग डिसलाइक करते, रिस्ट्रिक्टिव लगता। हैरिसन ने क्लियरली सिलेक्ट किया, हाई क्वालिटी फिगर्स की फीमेल वुड एल्व्स लिए। ड्यूक ने शारी और नीना को इन वुड एल्व्स मैनेज करने को कहा और उनमें से एक, याला, इनके ऊपर सुपरवाइजर बन गई। याला सबसे अट्रैक्टिव वुड एल्फ थी, टॉल फिगर, लॉन्ग लेग्स और एम्पल एसेट्स के साथ। हैरिसन के अकॉर्डिंग वो जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के कनेक्शन से मिली। नॉर्मली प्रीमियम वुड एल्फ याला जैसी 3000-5000 मैजिक स्टोन्स होती और ऑक्शन में और भी हाई प्राइस फेच कर सकती। चैप्टर 212 हाई लेवल लाइट एलिमेंट अफिनिटी। अपार्ट फ्रॉम अपनी खूबसूरत अपीयरेंस के, याला के पास काफ़ी टैलेंट भी था और पास्ट में वुड एल्फ कम्युनिटी में उसका स्टेटस काफ़ी हाई लगता था। जब वो इस ग्रुप ऑफ वुड एल्व्स में आई, बाकी सब ने नेचुरली उसको लीडर माना। अगर याला अच्छी कल्टीवेशन करे तो फ्यूचर में वो एक स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट बन सकती थी। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का ये मूव भी ड्यूक के लिए गुडविल का जेस्चर था। जब ड्यूक इस ग्रुप ऑफ वुड एल्व्स के सामने आया तो उनकी आंखों में थोड़ी डर और दिल में अनीज दिखी गई। उन्हें नहीं पता था कि वो किस टाइप का मास्टर मिलेगा और वो उनके साथ कैसे बिहेव करेगा। स्लेव मार्क के एग्जिस्टेंस की वजह से चाहे मास्टर उनके साथ कैसे भी बिहेव करे, उनके पास कोई रिलक्टेंस या रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ एक्सेप्टेंस थी। ड्यूक ने खूबसूरत वुड एल्फ याला की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा मेन टास्क आगे से ये होगा कि आइलैंड के सॉइल कंडीशंस इंप्रूव करो ताकि हर तरह के मैजिक पोशन मटेरियल्स प्लांट हो सके। साथ ही तुम सबको हर्बलिज्म और मैजिक पोशन का नॉलेज भी सीखना होगा जो काम आ सकता है। याला ने गड्ढा किया, अपना फॉरहेड ड्यूक के फुट पे रखा, रिस्पेक्ट और कंप्लायंस दिखाने के लिए, और बोला, रेस्ट अश्योर्ड मास्टर, हम टास्क्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखो, आगे से शायद तुम मुझे मास्टर कहना चेंज कर दो। ड्यूक को ये काफ़ी शेमफुल लगा, इसलिए उन्होंने ग्रुप ऑफ वुड एल्व्स को एड्रेस चेंज करवाया, शारी और बाकी जैसे, और उन्हें ड्यूक सामा कहना स्टार्ट किया। अभी उनका लिविंग क्वार्टर्स कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, इसलिए टेम्पररीली ये वुड एल्व्स ड्यूक के कासल में रख दिए गए। ओरिजिनली क्वाइट कासल अब बसलिंग हो गया और पॉपुलर हो गया इन वुड एल्व्स के आने से। कासल को रेगुलरली क्लीन करने के अलावा और आइलैंड के सॉइल एनवायरनमेंट इंप्रूव करने के काम के साथ वुड एल्व्स हर्बलिज्म और मैजिक पोशन का नॉलेज भी डिलिजेंटली सीख रहे थे। ड्यूक ने नोटिस किया कि वो काफ़ी फास्ट ये नॉलेज सीख रहे हैं। प्रॉबेबली उनका रेशियल एडवांटेज था। वो इंस्टेंटली काफ़ी नॉलेज पॉइंट्स ग्रास्प कर लेते थे बिना कंटेंट को डीपली समझे। इनेट हाई अफिनिटी की वजह से वुड एट्रीब्यूट के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग हर्ब्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑलमोस्ट इंस्टिंक्चुअल था, और ग्रुप के लीडर के रूप में याला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह जानती थी। अभी ड्यूक के पास सिर्फ कुछ स्लेव क्रीचर्स थे, लेकिन फ्यूचर में ये नंबर्स इंक्रीज होंगे।
जब और ज़्यादा स्लेव क्रीचर्स सर्व करेंगे, उनका वैल्यू ग्रेजुअली डेप्रिशिएट हो सकता है और वो मार्जिनलाइज हो सकते हैं। ऐसे टाइम पे उनका सिचुएशन डेंजरस हो सकता था और ड्यूक उन्हें केयरलेसली हैंडल कर सकता था। इसलिए याला ने वुड एल्व्स की स्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए कुछ एक्शंस लिए। वो अपनी एडवांटेजेस से वेल अवेयर थीं। ये नार्सिसिज्म नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव सेल्फ असेसमेंट था। याला ने प्राइवेटली शेरी और नीना से भी कई मैटर्स पूछे और ड्यूक के प्रेफरेंसेस का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हासिल किया। इसलिए एक रात याला डेलिबरेटली ब्लैक लेस आउटफिट पहनी, टाइट ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ, जो परफेक्टली उसकी लॉन्ग लेग्स को आउटलाइन कर रही थी। ये सब नीना से बोरो किया गया था। क्योंकि याला टॉलर थी, क्लोथ्स थोड़ी टाइट थीं, जिससे कुछ एरियाज और भी फुलर लग रहे थे। जब याला ड्यूक को पे रिस्पेक्ट्स करने आई, ड्यूक मोमेंटेरली स्टन्ड हो गया। वो ऑलरेडी अट्रैक्टिव थी और ये क्लोथ्स उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्योर दे रहे थे। ओरिजिनली बाथ में सर्व करना नीना का काम था, लेकिन उस रात याला ने सर्व किया और ड्यूक की रात स्लीपलेस हो गई। याला का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी शाय, डेलिबरेटली अपने ब्रीदिंग साउंड्स को सप्रेस करते हुए। डिजर्टेड आइलैंड की लाइफ ग्रेजुअली ट्रैक पे आ गई। सॉइल कंडीशंस इम्प्रूव हो रही थी और सैपलिंग्स के सीड्स हर जगह स्कैटर्ड थे। वुड एल्व्स की हेल्प से ये सैपलिंग्स रैपिडली ग्रो कर रहे थे और आइलैंड जल्दी ही ग्रीनरी से कवर हो जाएगा। जैसे ही ये सैपलिंग्स ग्रो करेंगे, वो सॉइल को नरिश करेंगे और फर्दर इम्प्रूव सॉइल कंडीशंस, फॉर्मिंग अ वर्चुअस साइकिल। वुड एल्व्स प्रिफर करते वुडन हाउसेज में रहना, इसलिए ड्यूक ने कासल के बाहर वुडन होम्स का क्लस्टर बिल्ड किया फॉर देम। लेकिन याला वहां नहीं रहती। हर रात याला और नीना टर्न लेते ड्यूक को सर्व करने के लिए। ये भी उनका ड्यूटी का पार्ट था। ड्यूक ने फिर लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और देखा कि प्रोग्रेस रिमार्केबली फास्ट है। बस सफिशिएंट सनलाइट में प्रैक्टिस करना और स्पीड सीक्रेट पोशन से भी ज्यादा थी। लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक के लिए सनलाइट बेस्ट ऑक्सिलरी सीक्रेट पोशन का काम करता है। जब भी ड्यूक सनलाइट में ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करता, वो ब्रिलियंटली ग्लो करता। ये इल्यूजन नहीं था, बल्कि इफेक्ट था लाइट एलिमेंटल पार्टिकल्स का, जो अडहियर और ग्रेजुअली गैदर हो रहे थे उसके ऊपर। ऐसे स्टेट में लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक का प्रोग्रेस स्पेशली रैपिड था। लेस देन अ मंथ ड्यूक ने बेसिक पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक मैक्स आउट कर लिया। लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक लेवल अप, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +1। लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक लेवल 9, टैलेंट हाई लेवल लाइट एलिमेंट एफिनिटी। जैसा एक्सपेक्टेड था, ब्रीदिंग टेक्निक मैक्स लेवल पे हाई लेवल लाइट एलिमेंट टैलेंट ग्रांट करता है। ड्यूक अब फील कर सकता है लाइट एलिमेंटल एनर्जी पार्टिकल्स डेंस लाइक ओशन अराउंड हिम, काफ़ी कंफर्टेबल। वो डिस्कवर करता है कि टैलेंट अक्वायर करने के बाद उसके पास एक यूनिक एबिलिटी भी आ गई। ड्यूक का बॉडी कॉन्स्टेंटली लाइट एलिमेंटल एनर्जी पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा था, जो स्टोर या रिलीज कर सकता था। ये लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक का इफेक्ट नहीं था, जो सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता। अब ड्यूक को ब्रीदिंग टेक्निक ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने कभी नहीं सुना कि किसी के पास ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये एलिमेंटल क्रीचर्स का ट्रेट था। लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक एडवांस्ड कंटेंट कंटिन्यू करता, लेकिन ड्यूक टेम्पररीली डिसाइड करता कि प्रैक्टिस ना करे, ताकि एलिमेंटलाइजेशन प्रोसेस में ना जाए, जो अदर एट्रीब्यूट ब्रीदिंग टेक्निक सीखने में इम्पॉसिबल हो जाता। ड्यूक के पास अभी विंड एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट ब्रीदिंग टेक्निक्स मास्टर करनी बाकी थीं। पहले उन्हें मैक्स आउट करना का प्लान था, फिर लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक एडवांस्ड कंटेंट कंटिन्यू करेगा। अब लाइट एलिमेंट्स के टैलेंट के साथ नेचुरली ड्यूक का इंटेंशन था कि कुछ लाइट एट्रीब्यूट मैजिक प्रैक्टिस करे, लेकिन ये मैजिक इनक्रेडिबली रेयर था और रेगुलर मैजिक स्टोर्स में नहीं मिलता। ड्यूक को सर्च करना पड़ा ब्लैक सेल ट्रेजर वॉल्ट, जहां उसने 2 काफ़ी अच्छे लेवल 1 मैजिक्स फाइंड किए, रे ऑफ लाइट और ब्राइट एनर्जी शील्ड।
चैप्टर 213 5 टैलेंट्स कंप्लीट। रे ऑफ लाइट एक एक्सट्रीम लेवल अटैक स्पेल था जो हाईली एनर्जेटिक रे एमिट कर सकता था एनिमीज को डैमेज देने के लिए। ड्यूक ने स्पेल के अंदर दिए गए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ सिंपल कैलकुलेशंस किए और एस्टिमेट किया कि इसका अटैक इंटेंसिटी 90 डिग्रीज तक पहुंच सकता है, जो इसे रिलेटिवली पावरफुल स्पेल बनाता था। ये सब अभी भी उसके 61 पॉइंट स्पिरिचुअल पावर पे डिपेंड था। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर और एनहांस होगी, रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। ब्राइट एनर्जी शील्ड एक लार्ज स्केल डिफेंसिव स्पेल था जिसका रेंज और इंटेंसिटी मैजिक पावर इन्फ्यूज होने के अमाउंट पे डिपेंड करता था। बस इनफ मैजिक पावर इन्फ्यूज हो तो ये स्पेल पूरी सिटी को भी एनवेलप कर सकता था। ड्यूक के लिए इस स्पेल का डिफेंसिव इफेक्ट खुद पर एवरेज था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टैलेंट मैजिक ऑफ सैंड गार्डियन था, जिससे ब्राइट एनर्जी शील्ड की डिफेंस उतनी नेसेसरी नहीं थी। लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस हमेशा बेनिफिशियल होती है और ऑप्शंस लिमिटेड थे। ड्यूक ने डिस्कवर किया कि लाइट एट्रीब्यूट स्पेल्स सच में काफ़ी स्केर्स हैं। इवन ब्लैक सेल ट्रेजर वॉल्ट में भी सिर्फ ये 2 लाइट एट्रीब्यूट स्पेल्स मिले। शायद हायर लेवल ब्लैक सेल ट्रेजर वॉल्स में और लाइट एट्रीब्यूट स्पेल्स हों, लेकिन वो अभी ड्यूक के रीच से बाहर थे। ड्यूक ने 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स स्पेंड किए इन 2 लाइट एट्रीब्यूट स्पेल्स के लिए और जैसे ही एक्वायर किया तुरंत रिसर्च स्टार्ट कर दिया। लाइट ऑफ लाइट का मैजिक मॉडल पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नहीं था, बस विज़र्ड की कंट्रोल एबिलिटी ओवर लाइट एलिमेंट्स पे हाई रिक्वायरमेंट था। ड्यूक इजीली कंस्ट्रक्ट कर गया लाइट ऑफ लाइट का मैजिक मॉडल। कास्टिंग के लिए सराउंडिंग लाइट एलिमेंटल पार्टिकल्स को हाईली एग्रीगेट करना पड़ता, जो बॉडी के लाइट एलिमेंटल पार्टिकल्स के साथ फ्यूज भी हो सकता था। अगर लाइट एलिमेंटल अफिनिटी सफिशिएंट ना हो तो ये प्रोसेस चैलेंजिंग हो जाता। मोस्ट विज़र्ड्स को लाइट एलिमेंट्स कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल लगता था। ड्यूक मैजिक लेबोरेटरी में खड़ा हुआ ऑन द डिजर्टेड आइलैंड और स्पेल टेस्ट करना स्टार्ट किया। ये लेबोरेटरी रिलेटिवली बेसिक था, डिवाइसेस काफ़ी रूडिमेंट्री थे, सिर्फ बेसिक इक्विपमेंट अवेलेबल था। अभी कॉम्प्लेक्स मैजिक एक्सपेरिमेंट्स यहाँ कंडक्ट करना टेम्पोरेरीली इम्पॉसिबल था। अगर इंटेंसिटी 100 डिग्रीज एक्सीड करे तो लेबोरेटरी को डैमेज हो सकता था। रे ऑफ लाइट का स्पेल 90 डिग्रीज के आसपास था और लेबोरेटरी इस इंटेंसिटी को हैंडल कर सकता था। ड्यूक ने आगे एक डमी देखा, मैजिक पावर सर्ज कर रही थी उसके अंदर और सराउंडिंग लाइट एलिमेंट्स उसकी फिंगरटिप पे गैदर होने लगी। उसकी एक्सट्रीमली हाई लाइट एलिमेंट अफिनिटी के वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एलिमेंटल पार्टिकल्स इंस्टेंटली फिंगरटिप पे गैदर हो गईं और हाई डेंसिटी से थोड़ा हीट जनरेट हुआ, जिससे ड्यूक को फिंगरटिप स्लाइटली हॉट फील हुआ। एक मोमेंट बाद मिल्की वाइट बीम ड्यूक की फिंगरटिप से शूट हुई, डायरेक्टली डमी को हिट किया और डमी के चेस्ट पे डीप ब्लैक होल क्रिएट हो गया। ये डमी बेसिक मॉडल था, सिर्फ 70 डिग्रीज के एनर्जी इंटेंसिटी विदस्टैंड कर सकता था। रे ऑफ लाइट ने डमी को पियर्स किया, फ्रंट से बैक तक होल लीव किया। डमी के पीछे वॉल पे भी ब्लैक स्पॉट छूट गया। ड्यूक स्पेल से काफ़ी सेटिस्फाइड था। स्पीड फास्ट, एनर्जी इंटेंसिटी हाई और कास्टिंग स्पीड भी फास्ट थी। ऑर्डिनरी एनिमीज अगर डिफेंसिव मींस प्रिपेयर ना करें, इजीली रे ऑफ लाइट से एम्बुश हो सकते थे। वाइड एरिया अटैक कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक्सेप्शनल थी। रे ऑफ लाइट लेवल 1 1/100। बाद में ड्यूक ने स्पेल को कई बार एक्सपेरिमेंट किया और उसके इफेक्ट्स और कास्टिंग में काफ़ी familiar हो गया। फिर तुरंत ब्राइट एनर्जी शील्ड स्पेल पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। एक थॉट के साथ ड्यूक ने मिल्की वाइट एनर्जी शील्ड अपने अराउंड एक्सपैंड किया, रेडियस 10 मीटर्स। बहुत मैजिक पावर इन्फ्यूज़ नहीं किया, इसलिए इंटेंसिटी जस्ट ओवर 20 डिग्रीज थी। नॉर्मल कास्टिंग से इंटेंसिटी 40 या 50 डिग्रीज तक पहुंच सकती थी। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ब्रॉड रेंज का एडवांटेज था। ड्यूक ने फाइंड किया कि ब्राइट एनर्जी शील्ड का की पॉइंट एक्चुअली डिफेंस नहीं था, बल्कि नेगेटिव एनर्जी एलिमेंट्स जैसे ईविल स्पिरिट्स और स्पेल्स पे काउंटर एक्टिंग इफेक्ट था। ईविल स्पिरिट्स के लिए ब्राइट एनर्जी शील्ड टच या इवन देखना मुश्किल था। सिर्फ पर्टिकुलरली पावरफुल ईविल स्पिरिट्स ही बर्निंग पेन को एंड्योर करके शील्ड के पास आ सकते थे। नेगेटिव एनर्जी स्पेल्स के अगेंस्ट ब्राइट एनर्जी शील्ड का डिफेंस इफेक्ट सिग्निफिकेंटली एनहांस होता इनेट प्रॉपर्टीज के वजह से। ब्राइट एनर्जी शील्ड लेवल 1 1/100।
रे ऑफ लाइट और ब्राइट एनर्जी शील्ड के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ड्यूक ने स्पिरिट विंड ब्रीदिंग टेक्निक और ड्रैगन ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक की रिसर्च में इन्वेस्ट किया। उसके पास अभी बहुत काम था। लेवल 1 पोशन सीखना या वेरियस लेवल 1 मैजिक मास्टर करना सब टाइम कंज्यूमिंग था। ड्यूक का प्लान था पहले 2 ब्रीदिंग टेक्निक्स मैक्स आउट करना और 2 टैलेंट सिक्योर करना, फिर बाकी काम करना। स्पेल प्रोफिशिएंसी का एंड नहीं था और अर्ली टैलेंट गेन करना वर्थवाइल था। इवन अगर टेम्परेरीली विंड एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट स्पेल्स मास्टर नहीं होते, पहले ये 2 टैलेंट सिक्योर करना चाहिए। स्पिरिट विंड ब्रीदिंग टेक्निक और ड्रैगन ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक के कॉरस्पॉन्डिंग सीक्रेट पोशंस भी थे। ड्यूक ने इन सीक्रेट पोशंस रिसर्च करके 2 न्यू सेकेंडरी पोशंस डेवलप किए। लेवल 1 पोशंस यूज नहीं किए क्योंकि कॉस्ट हाई थी। ये पोशंस सिर्फ सेल्फ यूज के लिए थे। 2 सेकेंडरी पोशंस का डेवलपमेंट सेम डे कंप्लीट हुआ। करंट ड्यूक के लिए सिंपल था। उसके बाद ब्रीदिंग टेक्निक्स कल्टीवेशन स्टार्ट हुई और ड्यूक हर दिन सिग्निफिकेंट टाइम डिवोट करता प्रैक्टिस में, सोलली टू मैक्स देम आउट एज सून एज पॉसिबल। विदिन 2 मंथ्स ड्यूक ने दोनों ब्रीदिंग टेक्निक्स मैक्स आउट कर लिए। स्पिरिट विंड ब्रीदिंग टेक्निक लेवल 9 टैलेंट हाई लेवल विंड एलिमेंट अफिनिटी, ड्रैगन ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक लेवल 9 टैलेंट हाई लेवल फायर एलिमेंट अफिनिटी। इन दोनों मैक्स आउट करने के बाद ड्यूक के पास 5 एट्रीब्यूट टैलेंट्स आ गए: अर्थ, वाटर, फायर, विंड और लाइट। उसने सोचा शायद अभी हाई टियर ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करना रश नहीं करना। फ्यूचर में अदर एट्रीब्यूट ब्रीदिंग टेक्निक्स मिलेंगी। एनर्जी पार्टिकल्स के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, विंड कॉमन और फाउंडेशनल है। लाइट एट्रीब्यूट रेयर है। वुड, थंडर, शैडो और भी एग्जिस्ट करते हैं। ड्यूक का गोल सब एट्रीब्यूट्स कलेक्ट करना नहीं था। ब्रीदिंग टेक्निक्स ऑर्डिनरी लोगों के फिजिक इंप्रूव करने के लिए होती हैं, लिमिटेड एट्रीब्यूट्स पे फोकस करते हैं। चैप्टर 214 अल्टीमेट डिफेंस। ड्यूक का आगे का रास्ता अब काफ़ी क्लियर हो गया था। 5 एलिमेंटल टैलेंट्स के साथ एलिमेंटल मेज का पाथ फॉलो करना नेचुरली सबसे सूटेबल लग रहा था। जनरली जैसे ही कोई लेवल 1 ऑफिशियल विज़र्ड बन जाता है, वो धीरे धीरे अपना फ्यूचर पाथ डिफाइन करता है और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में डीपली डेल्व करता है। जैसे कि ईस्ट कोस्ट पे कॉमनली देखा जाने वाला मैकेनिकल विज़र्ड, एंशिएंट एरा के ब्लड लाइन मेजर्स और वो एस्ट्रोलॉजर जो ड्यूक ने पहले एनकाउंटर किया था। वर्थ मेंशनिंग ये भी है कि ड्यूक ने नाइट हॉल के बेल से बात करके सीखा कि नाइट्स भी अपनी लाइफ लेवल को एनहांस करने के लिए पावरफुल ब्लड लाइन्स का लेवरेज यूज़ करते हैं। इस एस्पेक्ट में नाइट्स और ब्लड लाइन मेजेस काफ़ी सिमिलर हैं। एसेंशियली पावरफुल ब्लड लाइन्स के फ्यूजन से लाइफ लेवल एनहांस करते हैं। ड्यूक ने यह भी सोचा कि लाइफ सीड का एलिमेंटलाइजेशन कैसे एलिमेंटल पावर यूज़ करके लाइफ लेवल असेंशन कंप्लीट करता है। उसको फेंटली सेंस हुआ कि दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब एक ही डेस्टिनेशन पे जाते हैं। चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम हो या कल्टिवेशन मेथड, एसेंशियली सबका गोल लाइफ लेवल एनहांस करना ही है। विंड और फायर एट्रीब्यूट टैलेंट्स एक्वायर करने के बाद ड्यूक ने कॉरस्पॉन्डिंग मैजिक मास्टर करने में रश नहीं किया। टू मेनी स्किल्स ग्राइंड करने की प्रोफिशिएंसी के लिए अभी लर्न करना इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए ड्यूक लेबोरेटरी में घुस गया और सैंड गार्डियन की प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करना स्टार्ट किया। ये उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैलेंट मैजिक था, इसलिए टॉप प्रायोरिटी पे था। 2 नए टैलेंट्स एक्वायर करने के बाद इमीडिएटली इस मैजिक की प्रोफिशिएंसी प्रोसेस स्टार्ट की। फॉर्चुनेटली सैंड गार्डियन मैजिक पावर कंज्यूम नहीं करता, इसलिए प्रोफिशिएंसी इंक्रीज काफ़ी फास्ट थी। ड्यूक ने अपने आप को 1 मंथ के लिए सिक्ल्यूट किया, इंटेंसली डेडिकेट किया सैंड गार्डियन की प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करने के लिए, और फाइनली ये मैजिक मैक्स लेवल तक ले गया। सैंड गार्डियन लेवल अप, स्पिरिचुअल पावर +0.1, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +2। ड्यूक को प्लेजेंट सरप्राइज मिला कि मैक्सिंग सैंड गार्डियन पे 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। एंड में सैंड गार्डियन लेवल अप करने से सिर्फ 0.1 स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हुआ। सैंड गार्डियन का कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था वाटर शील्ड टेक्निक के साथ। दोनों एक्सटर्नल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू एनहांस डिफेंस, लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ सैंड गार्डियन वाटर शील्ड टेक्निक से काफ़ी स्ट्रॉन्गर था।
सैंड गार्डियन ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड मैनिपुलेट कर सकता, लार्ज स्केल और ब्रॉड रेंज डिफेंसेस फॉर्म करने के लिए। ड्यूक ने सैंड को मैजिक मेटल के साथ एनहांस किया, जिससे हाई कैपेसिटी फॉर एनर्जी मिली। इसका मतलब ड्यूक का सैंड गार्डियन हायर इंटेंसिटी एनर्जी अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता और एब्जॉर्ब या स्टोर करके सैंड की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज फर्दर स्ट्रेंथन कर सकता। अगर ड्यूक फिर से ईविल गॉड के फॉलोअर का एक्सप्लोजिव अटैक एनकाउंटर करे, उसका सैंड फोर्ट्रेस बिल्कुल अनस्केथ्ड रहेगा, एक भी क्रेटर नहीं पड़ेगा। येलो सैंड फोर्ट्रेस सिर्फ एक्सप्लोजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इफेक्टिवनेस एनहांस होगा। ड्यूक ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि ये कैरेक्टरिस्टिक परफेक्टली सूट करता सैंड गार्डियन को। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ अल्टीमेट शील्ड बन गया, एक्सट्रीम डिफेंस के इक्विवेलेंट। Hundreds of tons of sand, golden scale celestial iron fortified, more than enough for fortress protecting Duke, like a mobile magic metal fortress with energy absorption. ड्यूक ने फिर स्किल ट्री एट्रीब्यूट पैनल पे ग्लांस किया और स्पिरिचुअल पावर में इम्प्रूवमेंट्स नोट किए। कॉन्स्टिट्यूशन 22.3, स्ट्रेंथ 23.2, एजिलिटी 21.6, स्पिरिट 64, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 7। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अब 7 एक्यूमुलेट हो गए। स्पिरिट विंड ब्रीदिंग टेक्निक और ड्रैगन ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक दोनों ने 1 पॉइंट दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी पोर्शंस भी मैक्स लेवल पे 1 पॉइंट प्रोवाइड किए। ड्यूक ने अभी यूज नहीं किया, प्लान था सेव करने का फॉर जब लेवल 1 मैजिक स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज ना दे पाए। अभी सैंड गार्डियन लेवल अप करने से 0.1 स्पिरिचुअल पावर बूस्ट मिल रहा है। जैसे ही ये और इंक्रीज होगा, लेवल 1 मैजिक शायद स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड ना करे। ड्यूक करंटली ऑफिशियल विजर्ड बनने के बाद के डेवलपमेंट पीरियड में था, हर एस्पेक्ट में कैपेबिलिटीज एनहांस करने की कोशिश कर रहा था। इनिशियली एडवांसमेंट के बाद वो बीस्टमैन प्लेन गया था ताकि कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, इवन दो कैपेबिलिटीज वीकेस्ट पॉइंट पे थी ऑफिशियल विजर्ड एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अब ड्यूक को ट्रूली कंसिडर किया जा सकता था एज अ सर्टेन स्ट्रेंथ ऑफिशियल विजर्ड के रूप में। सैंड गार्डियन ऑन हैंड सर्वाइवल के लिए इनफ था, जब तक ओवरली पावरफुल एनिमीज ना मिले। ड्यूक ने फिर लेवल 1 विंड एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट मैजिक सीखना स्टार्ट किया। कॉमन मैजिक होने की वजह से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स यूज नहीं किया। उसने 3000 प्लस मैजिक स्टोन स्पेंड किए लेवल 1 विंड मैजिक टॉर्नेडो और लेवल 1 फायर मैजिक फायरबॉल टेक्निक परचेज करने के लिए। फायरबॉल टेक्निक क्लासिक फायर मैजिक है, इफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एनर्जी जनरेट कर सकता है। ड्यूक ने फायरबॉल टेक्निक चूज किया टू एनहांस अटैक मेथड्स। इस मैजिक में मिस्टेक का रिस्क नहीं था। विंड मैजिक के लिए कई ऑप्शंस थे और ड्यूक का रीजन था टॉर्नेडो चूज करने का। टॉर्नेडो कंट्रोल टाइप मैजिक है, लार्ज एरिया कवर करता है लेकिन डिस्ट्रक्टिव पावर स्ट्रॉन्ग नहीं, और टॉर्नेडो प्लस फायरबॉल कंबाइन होते ही फायर ड्रैगन टॉर्नेडो बन जाता, जिसके लिए ड्यूक को एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत नहीं। मेजर्स ऑलरेडी रिसर्च कर चुके कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स। टॉर्नेडो ओरिजिनली कंट्रोल इफेक्ट एम्फसाइज करता, लेकिन फायरबॉल के साथ टेरिफाइंग फायर ड्रैगन टॉर्नेडो बन जाता, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी और टेम्परेचर के साथ सब कुछ स्वॉलो करते। इन दोनों मैजिक मास्टर करने के बाद ड्यूक ने प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने में रश नहीं किया। शॉर्ट टर्म में मैक्स लेवल इम्पॉसिबल था, उसके पास और भी टास्क्स थे, अ पाइल ऑफ थिंग्स अवेटिंग अरेंजमेंट। ड्यूक ने पहले मेडिटेशन रिलेटेड मैटर्स कंसिडर किए, इंश्योर करने के लिए कि कभी निग्लेक्ट ना हो और हमेशा पोशंस यूज हो मेडिटेशन एड के लिए। लेकिन स्टारलाइट मेडिटेशन पोशन सिर्फ सेकेंडरी पोशन था, अभी स्टेज में सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं दे रहा था। ड्यूक को लेवल 1 मेडिटेशन ऑक्सिलरी पोशंस कंज्यूम करनी थी फॉर बेटर मेडिटेशन इफेक्ट्स। लेवल 1 मेडिटेशन ऑक्सिलरी पोशंस के कई टाइप्स हैं, मेजर्स ने डाइवर्स पोशंस डेवलप किए। ड्यूक ने पोशन चूज की सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे। टाइम लिमिटेड था, इसलिए हर सेकंड मैक्सिमाइज करना था। मेडिटेशन ऑक्सिलरी पोशंस रिफाइन करना ड्यूअल पर्पस सर्व करता, मेडिटेशन एड और लेवल 1 पोशन प्रोफिशिएंसी ग्राइंड। Chapter 215 3 Women Lending a Hand। लेवल 1 पोशंस को ड्यूक इजीली मार्केट में सेल कर सकता था मैजिक स्टोन्स कमाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद सब कंज्यूम नहीं कर सकता था, और साथ ही वो जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के लिए ऑर्डर्स भी ले सकता था और पैसा कमा सकता था।
इस तरह ड्यूक इफेक्टिवली एक ही टाइम में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेता था और अपना टाइम मैक्सिमाइज कर लेता था। उसने क्विकली डिसाइड किया कि व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन एक लेवल 1 पोशन स्टार्ट करनी चाहिए। ये सबसे कॉमन मेडिटेशन असिस्टेंस पोशन थी और काफ़ी विजर्ड्स के लिए सूटेबल थी। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन का डिमांड हमेशा था। रिफाइन किया हुआ पोशन ईजिली सेल हो जाता, इसीलिए ड्यूक ने ये चूज़ किया। अभी उसने जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के ऑर्डर्स लेने में रश नहीं किया। पहले उसने कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे और अपनी रिसर्च स्टार्ट की। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन के लिए मैजिक पोशन मटेरियल्स काफ़ी कॉमन थे। फॉग मॉस, सिल्वर लीफ ग्रास, कामिंग फ्लावर बड और साथ में मून ड्यू फ्लावर और वीक मैजिकल स्प्रिंग वाटर। ये लेवल 1 मैजिक पोशन मटेरियल्स के लिए मिड टू हाई एंड प्राइसेस के मटेरियल्स थे। मार्केट में एक व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन का प्राइस 700 प्लस मैजिक स्टोन्स था, जबकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट 400 तक जाता। सिर्फ सिल्वर लीफ ग्रास और मून ड्यू फ्लावर का कंबाइंड कॉस्ट 200 प्लस मैजिक स्टोन्स था। जब ड्यूक ने रॉ मटेरियल्स रिसीव किए, वो अपने मैजिक पोशन लेबोरेटरी में गया और पोशन रिफाइन करना स्टार्ट किया। लैब में स्टैंडर्ड मैजिक पोशन कॉल्ड्रन्स, प्रिसाइज मैजिक पावर टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस, मैजिक परसेप्शन फिल्टर्स और बाकी इक्विपमेंट रेडी थी। ये मिड क्वालिटी मैजिक पोशन इक्विपमेंट कंसिडर होती थी। स्टैंडर्ड मैजिक पोशन कॉल्ड्रन का क्रिस्टल लाइनर भी था, जो इंडिकेट करता था हाई क्वालिटी टाइप। ये इक्विपमेंट कंप्लीटली सफिशिएंट था लेवल 1 पोशन रिफाइन करने के लिए, और अनलेस कुछ ब्रेक हो, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं थी। ड्यूक ने व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन के रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीटली मेमोराइज कर लिया था। लैब साइलेंट था। ड्यूक ने वीक मैजिकल स्प्रिंग वाटर कॉल्ड्रन में डाला, 275 डिग्रीज पे हीट किया, फिर फॉग मॉस और कामिंग फ्लावर बड ऐड किया। जल्दी ही कॉल्ड्रन से व्हाइट मिस्ट उठी। ये व्हाइट मिस्ट ना पंजेंट था ना टॉक्सिक। थियोरेटिकली ये एक मिस्टी मेडिकेशन था विद कामिंग इफेक्ट। ड्यूक ने व्हाइट मिस्ट को डिसिपेट नहीं होने दिया, इंस्टेड अपनी मैजिक पावर यूज करके वापस कॉल्ड्रन में सप्रेस कर दिया। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन का रिफाइनिंग प्रोसेस काफ़ी क्वाइट था, अनलाइक ब्लड ऑफ वॉर जिसमें रिएक्शन ज़्यादा इंटेंस होती है। रिफाइनिंग टाइम भी शॉर्ट था, जनरली 2-3 आवर्स, और अगर फेमिलियर हो तो और फास्ट भी हो सकता था। 3 आवर्स के बाद ड्यूक के हाथ में 5 वाइट वायल्स थी, हर एक में कंप्लीट व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन था। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन लेवल 1 आउट ऑफ 30। स्किल ट्री में चेंज देखकर ड्यूक को पता चल गया कि पोशन रिफाइन करने में सक्सेस मिल गई है, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लैब टाइडी करने के बाद ड्यूक ने एक वायल पोशन लिया, कासल वापस गया और कंज्यूम करके मेडिटेशन स्टेट में एंटर कर गया। पोशन का टेस्ट स्वीट था, मून ड्यू फ्लावर, कामिंग फ्लावर बड और अदर स्वीट इंग्रेडिएंट्स की वजह से। लेकिन ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए बेवरेज नहीं था। अगर वो ड्रिंक करते तो पॉइजन जैसा इफेक्ट होता। पोशन कंज्यूम करते ही ड्यूक को यूनिक स्टेट फील हुआ, जैसे फॉरेस्ट में एनवेलोप्ड हो गया हो व्हाइट मिस्ट के साथ, और माइंड एक्सट्रीमली फोकस्ड हो गया। इस स्टेट में मेडिटेशन एक्सेप्शनली एफिशिएंट थी और प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट था। कुछ घंटों की मेडिटेशन के बाद पोशन का इफेक्ट ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया। फिर ड्यूक ने याला, शारी और नीना को समन किया, उन्हें व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट रिफाइनिंग प्रोसेस से फेमिलियराइज कराया और सिंपल मैजिक पोशन मटेरियल टास्क्स असाइन किए। नीना बीइंग अ कैट गर्ल कुछ कास्टिंग एबिलिटी रखती थी, मोस्टली फिजिकल एनहांसमेंट के लिए इंक्लाइंड, लेकिन फंडामेंटली एनर्जी मैनिपुलेशन एबिलिटी भी थी। फिर भी मेडिटेशन टेक्निक सीखना उसके लिए चैलेंजिंग था। नाइट पाथ और ब्रीदिंग टेक्निक उसके लिए बेटर फिट था। कैट गर्ल रेस के लिए कास्टिंग एबिलिटीज़ ब्लड लाइन में एम्बेडेड होते हैं। विजर्ड नॉलेज सीखना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। याला, शारी और नीना में टास्क सीरियसली लिया। ये उनके लिए अपनी वैल्यू दिखाने का चांस था। याला तेज़ी से सीखने वाली थी, ग्रेट टैलेंट के साथ क्विकली पूरा व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट रिफाइनिंग प्रोसेस ग्रास्प कर लिया। वुड एल्फ होने के नाते उसका असेंशन मेथड विजर्ड से अलग था। स्पिरिचुअल पावर के टर्म्स में वो फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस के इक्विवेलेंट थी। ड्यूक ने पहले टेस्ट किया था, उसकी स्पिरिचुअल पावर 35 पॉइंट्स थी, काफ़ी अच्छी और प्रॉपर्ली नर्चर करने पर हेल्पफुल एसिड बन सकती थी। लैब में याला, शारी और नीना स्पेशली डिज़ाइन रोब्स पहने थे फॉर पोशन एक्सपेरिमेंट्स, करोजन और टॉक्सिन से प्रोटेक्शन के लिए। नॉर्मली विजर्ड अप्रेंटिसेस ये प्रोटेक्टिव वेयर यूज़ करते, ऑफिशियल विजर्ड्स जनरली नहीं। याला, शारी और नीना के पार्टिसिपेट करने से ड्यूक का व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन रिफाइनमेंट काफ़ी फास्ट हो गया, क्योंकि सिंपल प्रोसेसेस उन्होंने हैंडल किए।
3 ने टास्क अर्नेस्टली परफॉर्म किया और ड्यूक के असाइनमेंट्स परफेक्टली कंप्लीट किए। जहां पहले एक पोर्शन कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते, अब प्रोसेस अंडर एन आवर में कंप्लीट हो जाता। इससे इनडायरेक्टली ड्यूक का स्किल मास्टरी पेस फास्ट हुआ और साथ में अर्निंग रेट भी बूस्ट हुआ। रिवॉर्ड के लिए ड्यूक ने याला और नीना के लिए प्रोडक्शन रैंप अप किया और शारी को कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। प्रीवियस रिफाइनमेंट से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टारलाइट मेडिटेशन पोर्शन बचा था, जो ड्यूक ने शारी को दिया टू स्पीड अप मेडिटेशन प्रैक्टिस। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोर्शन रिफाइनिंग प्रोसेस फुली मास्टर होने के बाद ड्यूक ने जायंट वॉक कॉमर्स एसोसिएशन के ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया, स्किल प्रोफिशिएंसी इंप्रूव और पैसा अर्न साइमल्टेनियसली। 3 days later, White Mist Forest Potion leveled up, Spiritual Power plus 0.1. White Mist Forest Potion Level 2, 1 of 50. तब तक ऑलरेडी डीप नाइट हो गई थी। ड्यूक और 3 विमेन पूरा दिन पोशंस रिफाइन करते रहे, अब मेडिटेशन का टाइम था। याला, शारी और नीना ने लैब क्लीन किया, रिफाइनिंग वेस्ट डिस्पोज किया और फिर डेजिग्नेटेड रूम में लैब कोट्स रिमूव करके हाथ और बॉडी वॉश की। लैब कोट उतारते ही याला का एक्सक्विजिट फिगर दिख गया, जिससे शारी और नीना थोड़ा ब्लश कर गए। याला खुद को ज्यादा मैटर नहीं की, वो डेल्फ होने के नाते क्लोज टू नेचर स्टेट्स में कंफर्टेबल फील करती थी, लैब कोट के बिना रिलैक्स्ड फील करती थी। लेकिन ड्यूक के फॉलो करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि थोड़ा क्लोथिंग पहनना जरूरी है, कम से कम कंप्लीटली अनकवर्ड ना रहना अदर्स के सामने। डिजर्टेड आइलैंड पे ये यूजुअली कंसर्न नहीं होता, क्योंकि कोई आउटसाइडर्स नहीं होते और फेलो वुड एल्व्स अपनी हैबिट्स मेंटेन करते। क्लोथ्स तभी पहनते जब विजिटर्स एक्सपेक्टेड हों। Chapter 216 Coordinates Earrings Unusual Activity। ड्यूक का दिन अब पोशन रिफाइनिंग में काफ़ी रूटीन बन गया था। वो जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन से ऑर्डर्स ले रहा था पैसा कमाने के लिए, और साथ ही मटेरियल्स का यूज़ करके अपनी प्रोफिशिएंसी ग्राइंड कर रहा था। उसने नोटिस किया कि एक लेवल 1 पोशन का मैक्सिमम लेवल 9 होता है, जबकि सेकेंडरी पोर्शन का मैक्सिमम लेवल 5 था। जैसे जैसे ड्यूक की प्रोफिशिएंसी बढ़ रही थी, वाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोर्शन रिफाइन करने में सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो गई थी। ऑफन जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के ऑर्डर्स के मटेरियल्स में से एक्स्ट्रा भी बच जाता था। वो एक्स्ट्रा मटेरियल्स अपने लिए भी रख सकता था और उसे कभी-कभी नहीं यूज़ किया जाता। ये फ्यूचर सेल्स के लिए इन्वेंट्री के रूप में सर्व करता था। एक रात इंटेंस पोशन रिफाइनिंग के बाद ड्यूक ने देखा कि याला थोड़ी वीक लग रही थी और साइड में स्लम्प्ड हो गई थी। एल्व्स इनहेरेंटली काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और याला को एल्व्स में भी ब्यूटी माना जाता था। उसका ग्रेसफुल बॉडी बेड पर पड़ा था, थिन शीट पार्शली कवर कर रही थी, लेकिन अल्यो इन फीचर्स क्लियर दिख रहे थे और फ्लश्ड फेस का चार्म और भी बढ़ गया था। ड्यूक को देखकर याला ने अपनी लॉन्ग स्लेंडर फेयर लेग से ड्यूक को जेंटली करेस किया। नॉर्मली याला का एक्सप्रेशन हमेशा कोल्ड रहता था, रेयरली स्माइल करती थी। स्लेव क्रीचर बनने के बाद अब तक उसने एक बार भी स्माइल नहीं किया था। लेकिन ड्यूक के साथ टाइम स्पेंड करते करते वो ग्रेजुअली अपनी फेमिनिन साइड दिखाने लगी। कभी-कभी प्रोएक्टिवली ड्यूक को टीज भी करते। इस रात ड्यूक ने वाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन निकाला, पिया और मेडिटेशन स्टेट में एंटर कर गया। मेडिटेशन प्रैक्टिस हर वक्त निग्लेक्ट नहीं की जा सकती थी। कुछ घंटों के बाद डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल अप, स्पिरिचुअल पावर प्लस 0.1। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल 8, 1 in 4000। मेडिटेशन टेक्निक लेवल 8 में भी ग्रीन लीफ की शेप में था। ये इंडिकेट करता था कि मेडिटेशन टेक्निक्स का मैक्सिमम लेवल, जैसे टैलेंट मैजिक का, लेवल 17 था। ड्यूक का रीसेंट लाइफ पीसफुल येट फुलफिलिंग था। दिन में पोशन रिफाइन करना, रात में मेडिटेट और फार्म करना। मेडिटेशन के दौरान ड्यूक ने अपने राइट पाम में कुछ मूवमेंट फील किया। चेक करने पर पता चला कि हार्ट शेप्ड ईयरिंग्स में एनर्जी फुल हो गई थी और वो नाइटमेयर प्लेन की तरफ पुल कर रही थी। स्ट्रॉन्ग पुल फील करते ही ड्यूक ने इंस्टेंटली अपने रिमेनिंग 7 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिचुअल पावर में एलोकेट कर दिए। स्पिरिट 64.2 से 71.2,
7 पॉइंट्स इन्वेस्ट करने के बाद ड्यूक की स्पिरिचुअल पावर 70 पॉइंट्स क्रॉस कर गई। अब पुल नोटिसेबली वीक हो गया और ड्यूक फाइनली इयररिंग को कंट्रोल कर सकता था। इयररिंग सिर्फ प्लेन कोऑर्डिनेट का टूल नहीं था, ये स्टोरेज टूल फॉर प्लेन कोऑर्डिनेट्स था। अभी सिर्फ नाइटमेयर प्लेन के कोऑर्डिनेट स्टोर हो रहे थे। कोऑर्डिनेट्स इयररिंग फुली चार्ज्ड होने पर होल्डर या तो करंट प्लेन के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड कर सकता है या फिर टेलीपोर्ट कर सकता है रिकॉर्डेड कोऑर्डिनेट्स पर। कोई भी ऑप्शन चूज करने पर अक्यूमुलेटेड एनर्जी कंज्यूम हो जाती। ये क्लियरली एल्केमी क्रिएशन नहीं था, इसमें एल्केमी का कोई साइन नहीं था। ये शायद किसी प्लेन का स्पेशल प्रोडक्ट था। येलो सैंड क्रिस्टल भी एल्केमी प्रोडक्ट नहीं था। एंडलेस प्लेन में ऐसे कई वंडर्स होते हैं। हैना कहता है ये आइटम उसके एंसेस्टर से पास डाउन हुआ था। शायद किसी एंसेस्टर ने कहीं से ऑब्टेन किया और जेनरेशन से आगे दिया। कोऑर्डिनेट्स इयररिंग ट्रेजर ही था, लेकिन प्रॉपर्ली यूज करने के लिए अ सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी। कुछ सोचने के बाद ड्यूक ने डिसाइड किया कि अभी इयररिंग की एनर्जी यूज नहीं करेगा। ना नाइटमेयर प्लेन ट्रैवल की, ना कोई कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए। करंट स्ट्रेंथ के साथ नाइटमेयर प्लेन ट्रेवर्स करना डेंजरस था। हाई लेवल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन सर्वाइव करना विदाउट इनफ पावर टफ था। लास्ट टाइम लक की वजह से सर्वाइव किया था, अब फिर गैम्बल नहीं करना चाहता था। प्लेन कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करना भी अवॉइड किया, स्पेशली विजर्ड प्लेन के कोऑर्डिनेट्स। रीजन सिंपल था, ड्यूक अनश्योर था कि ये नाइटमेयर प्लेन का बेट तो नहीं। अगर कोई एग्जिस्टेंस ल्योर के लिए यूज कर रही हो और ड्यूक विजर्ड प्लेन के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड कर दे तो उनके कोऑर्डिनेट्स एक्सपोज हो जाए। ड्यूक नहीं चाहता कि उसकी एक्शन से विजर्ड प्लेन पर मैसिव डिजास्टर आए। दूसरे प्लेन्स के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करना सेफ था। स्पिरिचुअल पावर 71 पॉइंट्स रीच करने के बाद ड्यूक फुली इयररिंग को कंट्रोल कर सकता था और मेडिटेशन कंटिन्यू की। इस वक्त याला अपना बात फिनिश करके वापस आई। स्टारलाइट मेडिटेशन पोशन ड्रिंक की, फिर बेड में ड्यूक के पास जाकर मेडिटेशन स्टार्ट की। ड्यूक ने रिसेंटली डिस्कवर किया कि मेडिटेशन पोशंस एल्व्स के लिए भी इफेक्टिव हैं। एल्व्स नेचुरली बॉर्न कास्टर्स होते हैं। उन्हें मेडिटेशन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज करने के लिए, लेकिन उनका अपना यूनिक प्रैक्टिस मेथड होता है। ये प्रैक्टिस ब्रीदिंग टेक्निक जैसा होता है। स्पेसिफिक ब्रीदिंग रिदम्स के थ्रू फ्री एनर्जी पार्टिकल से कम्युनिकेट करते हुए मेडिटेशन टेक्निक जैसा इफेक्ट अचीव करते हैं। इस पीरियड में ड्यूक का मेन फोकस था पोशन रिफाइनिंग। सारे ऑर्डर्स जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के। इस कोलैबोरेशन में दोनों पार्टीज सेटिस्फाइड थीं। ड्यूक का काम प्रोडक्टिव था और जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन को रिलायबल विजर्ड मिल गया। हाफ अ मंथ में ड्यूक ने वाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन ग्राइंड करके लेवल 5 तक पहुंचा दिया, ब्लूमिंग स्टेज। अब कंफर्म हो गया कि लेवल 1 पोशन का मैक्सिमम लेवल 9 था। एक दिन हैरिसन ने मैसेज भेजा कि कुछ डिस्कस करना है। ड्यूक ने समझ लिया और हार्बर सिटी जाकर हैरिसन से मीट किया। एक हाई एंड रेस्टोरेंट में हैरिसन ने प्राइवेट रूम बुक किया सिर्फ ड्यूक के लिए। प्लीज स्टेप आउटसाइड फॉर अ मोमेंट, हैरिसन ने कहा। वेट्रेसेस ब्लैक स्टॉकिंग्स और शॉर्ट स्कर्ट्स में डिशेस सर्व करते ही हैरिसन ने लीव कर दिया। ये इतना सीक्रेटिव क्यों है? ड्यूक ने पूछा। हैरिसन ने स्माइल किया। कुछ सीरियस नहीं, विजर्ड मार्क से भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन डिनर पर बुलाया। तुम काफ़ी बिजी थे आजकल, अकेले इतने ऑर्डर्स कंप्लीट किए। हैरिसन को समझ नहीं आ रहा था कि ड्यूक इतना टायरलेसली क्यों काम कर रहा था। काफ़ी विजर्ड्स ऐसे इंटेंस पोशन रिफाइनिंग के लिए प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। उसकी नज़र में ड्यूक बीस्टमैन प्लेन से वापस आया था। पैसा ऑलरेडी काफ़ी था, तो एक्स्ट्रा हार्डवर्क अननेसेसरी था। ड्यूक सिर्फ स्माइल किया, एक्सप्लेन नहीं किया। वो नहीं बता सकता था कि जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के मटेरियल्स का यूज़ करके वो अपनी प्रोफिशिएंसी ग्राइंड कर रहा था। वुड एल्फ प्लेन के बारे में पता है ना? हैरिसन ने कहा और ड्यूक इंटेंटली सुन रहा था। मैटर सिंपल था। ब्लैक सेल के पास लो प्लेन ऑफ द वुड एल्व्स था, जो याला और बाकी वुड एल्व्स का होमलैंड था। चैप्टर 217 1 मिलियन मैजिक स्टोन्स। ब्लैक सेल ने एक्चुअली वुड एल्फ प्लेन का कंट्रोल इतना टाइम पहले नहीं लिया था,
बस 50 साल पहले। वुड एल्फ प्लेन एक एक्सेप्शनली रिसोर्स रिच प्लेन था, जहां काफ़ी रेयर मैजिक पोशन रिसोर्सेज और मटेरियल्स ग्रो होते थे, जिन्हें नॉर्मल विजार्ड्स ने कभी देखा भी नहीं था। वुड एल्व्स भी एक सुपीरियर एल्फ रेस हैं, नेचुरली बॉर्न कास्टर्स। या तो मैजिकल टैलेंट में एक्सेल करते हैं, या फिर उनका अपीयरेंस ही इतना एक्सेप्शनल होता है कि उन्हें हाई ग्रेड स्लेव क्रीचर माना जाता है। जब ब्लैक सेल ने वुड एल्फ प्लेन पे कंट्रोल लिया, तो उन्होंने उस प्लेन को मैजिक पोशन प्लांटेशन में रैपिडली डेवलप कर दिया। पहले से एग्जिस्टिंग पोशन मटेरियल्स के अलावा ब्लैक सेल ने खुद भी बड़े एरियाज में पोशन मटेरियल्स प्लांट किए। वहाँ का एनवायरनमेंट पोशन मटेरियल्स के लिए परफेक्ट था, और जो प्रोड्यूस होता था उसकी क्वालिटी टॉप नॉच थी। नेचुरली इतने रिच रिसोर्सेज के पीछे इनॉर्मस इंटरेस्ट्स छुपे होते हैं, और कई फोर्सेस जैसे जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन प्रॉफिट के लिए वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। ब्लैक सेल ने कई फोर्सेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए, जिससे ये लोग या तो पोशन मटेरियल्स प्लांट कर सकते थे या डायरेक्टली परचेज करके पोशन रिफाइन कर सकते थे। एक फुल फ्लेज्ड मैजिक पोशन प्रोडक्शन चेन वहाँ इस्टेब्लिश हो गया था, जिसकी वजह से प्लांटिंग या परचेजिंग का कॉस्ट काफ़ी कम हो गया था। इससे जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन जैसे फोर्सेस काफ़ी सेव करते थे। उनका पोशन बिजनेस ऑलरेडी ह्यूज था, और वुड एल्फ प्लेन के रॉ मटेरियल बेस से डायरेक्टली शेयर लेना काफ़ी इकोनॉमिकल था। वुड एल्फ प्लेन काफ़ी मैसिव था। 5 कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली पोशन मटेरियल से प्लांटेड थे। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का वहाँ एक प्लांटेशन था, लेकिन ओनरशिप उनका नहीं था, सिर्फ यूजेज राइट्स थे। ब्लैक सेल ऑब्वियसली लैंड सेल नहीं करेगा, वो सिर्फ यूजेज राइट्स बेचते और फिर टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज एक्सट्रैक्ट करते। लेकिन एग्जीक्यूशन में कई सटल्टीज होते थे। क्योंकि वुड एल्फ प्लेन इतना बड़ा था, लैंड बाउंड्री स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं थी। फोर्सेस जैसे जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन थोड़ा ज़्यादा भी प्लांट कर लेते। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ओरिजिनली एक पीस ऑफ लैंड के यूजेज राइट्स लिए, लेकिन प्रैक्टिकली 2 पीसेस ऑफ लैंड में प्लांट कर दिया। प्लेन इतना बड़ा था कि लैंड कभी फुली यूटिलाइज नहीं होता, और बहुत कम लोग वहां आके चेक करते। ब्लैक सेल को ये पता था, लेकिन वो केयर नहीं करते। लोग थोड़ा ज़्यादा प्लांट करें, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो पर पीस के बेसिस पे चार्ज नहीं करते, और परसेंटेज शेयर तो ऑलरेडी उनके फेवर में है। जब लोग ज़्यादा प्लांट करते, उनका परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली ग्रो होता। जनरली जब तक कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग ब्रेक नहीं करता, कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, एवरीवन हैप्पी, प्रॉफिट सबको मिलता। अब एक स्मॉल इशू आ गया था। ब्लैक सेल हमेशा वहाँ समवन स्टेशन रखता है। कोई भी ब्लैक सेल मेंबर प्लेन स्टेशनिंग टास्क ले सकता है, ड्यूरेशन मंथ से डेकेड्स तक, पर्सनल विलिंगनेस के अकॉर्डिंग। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के लैंड पे एक फेमिलियर विजर्ड स्टेशन था, डेली अफेयर्स मैनेज कर रहा था। लेकिन अब वो विजर्ड प्लेन रिटर्न कर रहा था लेवल 2 एडवांसमेंट के लिए। इससे टेम्पररी वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब अनक्लियर था कि वहाँ नेक्स्ट कौन स्टेशन होगा। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन वरिड था कि अगर राइवल फोर्स का मेंबर वहां स्टेशनड हुआ तो ट्रबल क्रिएट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली लैंड बाउंड्रीज डिफाइन करता था, और अगर कोई डिलिबरेटली फॉल्ट ढूंढता तो जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का लॉस गारंटीड था। ड्यूक क्यूरियस हुआ, तो एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा लैंड प्लांट किया था? हैरिसन ने थोड़ा सोचा और जेस्चर ऑफ 1 किया। प्लांटेड डबल द लैंड? ड्यूक ने पूछा। 100 टाइम्स, हैरिसन ने रिप्लाई किया। ड्यूक ने आई रोल की। नो वंडर जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन ने उससे कांटेक्ट किया और डिनर पे बुलाया। ये बोल्डनेस काफ़ी इंसेन था। 100 टाइम्स मोर लैंड, और इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व्ड ट्रिमेंडस। ब्लैक सेल को तो पता होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं करते। शायद अदर प्लांटेशंस में भी सिमिलर सिचुएशन होगी। ड्यूक ने कैजुअली कहा, आर यू ओवरथिंकिंग? ये बेसिकली टैसिट रूल है, अगर कोई मेस करे कांट यू काउंटरैक्ट? मुझे नहीं लगता अदर्स रिकॉर्ड्स क्लीन है। उसको लगा कि एवरीवन थोड़ा ना थोड़ा चीट करता है, और कोई ओपनली डिस्प्यूट नहीं करता। डिस्प्यूट से कोई फ़ायदा नहीं। हैरिसन साई किया। हाँ, ये काफ़ी ईयर से चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा टर्मोइल हुआ कॉमर्स एसोसिएशन में, फाइनेंशियल इश्यूज। अगर कोई एक्शन लेता और ब्लैक सेल इन्वेस्टिगेट करता, हम कॉम्पनसेशन पे नहीं कर पाते, और लैंड्स लाइकली दूसरे के हाथ चला जाता। जब तक फंडिंग रिकवर होता, हम लैंड्स रिक्लेम नहीं कर सकते।
ड्यूक समझा ये बेसिकली लैंड डिस्प्यूट अमंग कॉमर्स एसोसिएशंस है। अगर यूजेज राइट्स लूज हो गए, जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन रिटेलिएट करे भी तो ओपोनेंट लाइकली प्रिपेयर्ड होगा। फॉल्ट फाइंड करना इजी नहीं। रिगार्डलेस, लैंड्स ऑलरेडी लॉस्ट और ये उनके लिए अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंस था। सो यू वांट मी टू गो स्टेशन एट द वुड एल्फ प्लेन? ड्यूक ने पूछा। हैरिसन ने नॉड किया। एग्जैक्टली, तुम स्टेशन लो वहाँ और हम अरेंज करेंगे कि तुम हमारे लैंड पे हो थ्रू आवर चैनल्स। ड्यूरेशन क्या है? कितने टाइम स्टेशन करना होगा? अबाउट 1 ईयर, शुडंट एक्सीड 1 ईयर। इस पीरियड में तुम्हें कुछ नहीं करना, सारे अफेयर्स हम मैनेज करेंगे। ड्यूक सोचा, नहीं, सब उन पे नहीं छोड़ सकता, खुद ओवरसी करना पड़ेगा वरना ड्यूप हो जाऊंगा। उसने हमेशा याद रखा, कॉमर्स एसोसिएशंस की कैरेक्टर पे ट्रस्ट नहीं, इंटरेस्ट्स ही टॉप प्रायोरिटी होते हैं। इमोशनल डिस्कशन मत करो, वॉलेट हर्ट होता है। तो कॉम्पनसेशन क्या मिलेगा? ड्यूक ने पूछा, अपनी काम की वैल्यू समझते हुए। 50,000 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स, हैरिसन ने बोला। 100,000? ड्यूक ने सजेस्ट किया। 80,000, ज्यादा नहीं, हैरिसन ने इंसिस्ट किया। 100,000 और लेवल 2 मैजिक स्टोन्स में पे करना होगा। कॉम्पनसेशन डिस्कस करते वक्त इमोशनल कंसिडरेशन अवॉइड करना चाहिए था, वरना वॉलेट खाली हो जाता। चैप्टर 218 गैरिसन मिशन। एक लेवल 2 मैजिक स्टोन का वैल्यू होता है 100 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स के बराबर, और 1 मिलियन लेवल 1 मैजिक स्टोन्स का मतलब है 10,000 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स। ये कैलकुलेशन सिर्फ थ्योरेटिकल है। रियल लाइफ में 10,000 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स की वैल्यू 1 मिलियन लेवल 1 मैजिक स्टोन से ज़्यादा होती है। जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती है, वैसे वैसे डिमांड भी ग्रो होती है। एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स और हाई ग्रेड चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कई बार जो काम एक लेवल 2 मैजिक स्टोन कर सकता है, वो लेवल 1 मैजिक स्टोन से इम्पॉसिबल होता है, और सिर्फ क्वांटिटी से सप्लीमेंट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए, बीस्टमैन प्लेन में यूज होने वाला सुपर एनर्जी कैनन जो लेवल 2 मैजिक स्टोन्स को एनर्जी सोर्स के लिए यूज करता है, और उसके लिए काफ़ी स्टोन्स चाहिए होते हैं। अगर इन लेवल 2 मैजिक स्टोन्स को लेवल 1 में कन्वर्ट करे तो क्वांटिटी कलोसल हो जाती है। इतनी सारी लेवल 1 मैजिक स्टोन्स डाल दो, फिर भी सुपर एनर्जी कैनन स्टार्ट नहीं हो सकता। जितना हायर ग्रेड एनर्जी क्रिस्टल स्टोन होगा, उतना रेयर होगा। 1 to 100 का रेशियो बस थियोरेटिकल है। रियल लाइफ में ये 1:100 से 1:110 के बीच होता है। लो प्लेन्स में एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स मोस्टली लेवल 1 होते हैं और लेवल 2 काफ़ी लिमिटेड होता है। मिडिल प्लेन्स में लेवल 2 और लेवल 3 एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स काफ़ी मिलते हैं। ये प्लेन टियर्स के डिफरेंस की वजह से होता है। इसीलिए ब्लैक सेल विलिंग है बीस्टमैन प्लेन को मिडिल प्लेन बनाने के लिए। मिडिल और लो प्लेन में डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि रिसोर्सेज का स्केल टोटली अलग हो जाता है। हाई प्लेन और टॉप प्लेन, अभी के विज़र्ड प्लेन के लिए ये बस ड्रीम ही है, सोच भी नहीं सकते। हैरिसन ड्यूक के वर्ड सुन के थोड़ा शॉक्ड हुआ, फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी वाली एक्सप्रेशन दिखाई। ये कॉमर्स एसोसिएशन ईजी नहीं है, मुझे लगता है इतने लेवल 2 मैजिक स्टोन्स का अरेंजमेंट करना टफ होगा। ड्यूक शुक हिज हेड, कामली बोला, गैरिसन का 1 साल का काम लॉन्ग है मेरे लिए। बिना 10,000 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स के मैं नहीं जाऊंगा। ये टास्क सिंपल नहीं था, 1 साल का टाइम चाहिए, और बिना प्रॉपर इंसेंटिव के कोई भी विज़र्ड ये टास्क नहीं लेगा। हैरिसन थोड़ी देर हेजिटेट करके फाइनली टीथ ग्रिट करके बोला, ऑल राइट, देन 10,000 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स। ये स्टोन्स मिलते ही ड्यूक अग्री कर गया वुड एल्फ प्लेन गैरिसन टास्क के लिए। 1 साल में 10,000 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स कमा लेना काफ़ी अच्छा था। साथ ही वो ट्रेनिंग, पोशन रिफाइनिंग भी कंटिन्यू कर सकता था। ब्लैक सेल के लोग अदर प्लेन्स गार्ड करने वाले विज़र्ड्स को अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, बस कुछ प्लेन्स का एनवायरनमेंट एक्सट्रीम होता है। पहले जो विज़र्ड जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के साथ कोऑपरेट करता था, उसका नाम गॉर्डन था। वो वहाँ स्लोली ट्रेन करता रहा, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट यूज़ करके, जब तक लेवल 2 विज़र्ड ना बन जाए। ड्यूक को लाइफ को लेकर वरी नहीं था। वुड एल्फ प्लेन एनवायरनमेंट काफ़ी सूटेबल था विज़र्ड ट्रेनिंग के लिए, एक अच्छा प्लेन माना जाता था।
कुछ प्लेन्स का एयर टॉक्सिक होता है। विजर्ड्स भी पोशन यूज करते हैं टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने के लिए, नहीं तो हिडन डेंजर्स हमेशा रहते। ऑर्डिनरी ह्यूमंस वहां जाएं तो इंस्टेंटली डेड हो जाते। गैरिसन का डिफिकल्टी हाई था, पर रिवॉर्ड भी काफ़ी कंसिडरेबल। इसको लेके कई विजर्ड्स विलिंग थे। कुछ विजर्ड्स ने स्पेशल रिसर्च करके एनवायरनमेंट के अडेप्टेशन का काम भी किया, जिससे हार्श एनवायरनमेंट उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता। ड्यूक ने हैरिसन के साथ अग्री कर लिया और दोनों जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन हार्बर सिटी गए। यहाँ भी एसोसिएशन का एक बिल्डिंग था। गुड सेल नहीं होते, सिर्फ अफेयर्स हैंडल करने के लिए। बहुत लोग बिजी दिखे, आते जाते रहे। थोड़ी देर वेट के बाद ड्यूक को फाइनली 10,000 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स मिले। वो अवेयर था कि शॉर्टेड होंगे। हैरिसन का एक्सप्रेशन भी बिटर था, जैसे काफ़ी स्ट्रगल करके ये स्टोन्स अरेंज किए हों। सच में जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के लिए ये स्मॉल ट्रांजैक्शन है। हैरिसन का परफॉर्मेंस सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए था। ड्यूक इंटरनली सोचा, एक्सपीरियंस स्टिल इनसफिशिएंट है, और डिमांड करना चाहिए था। मे बी डायरेक्टली फ्यू 100,000 आस्क कर सकता था। मिलियन डेफिनेटली लिमिट नहीं है। इनिशियली वो सिर्फ 50,000 देना चाहते थे। टू बैड, मैंने ज़्यादा नहीं मांगा, ड्यूक सोचा, फीलिंग स्टिल टू यंग। हैरिसन ड्यूक के एक्सप्रेशन देखे और बोला, डोंट ओवरथिंक इट, हम रियली और नहीं दे सकते। ड्यूक ने बस आई रोल किया, इग्नोर करते हुए। रेस्ट अश्योर्ड, वंस यू आर देयर, आवर पीपल विल असिस्ट यू। प्लेंटी ऑफ पोशन मटेरियल्स, कंफर्टेबली रिसर्च कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस। ब्लैक सेल वापस आने के बाद ड्यूक ने वुड एल्फ प्लेन गैरिसन टास्क एक्सेप्ट किया। जैसे ही एक्सेप्ट किया, सब प्रॉम्प्टली अरेंज हो गया। मूव करना स्मूथ था। ड्यूक को ये पहली बार लगा कि ब्लैक सेल की एफिशिएंसी इतनी हाई है। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन ऑलरेडी अरेंज कर चुका था सब, बस ड्यूक का गो अहेड चाहिए था। अगर ड्यूक मना करता तो इजीली किसी और को असाइन कर देते। ड्यूक अब कभी भी वुड एल्फ प्लेन सेट ऑफ कर सकता था, पर रश नहीं था। कुछ अरेंजमेंट्स पहले करने थे। उसने पहले विवियन को मैसेज भेजा इन्फॉर्म करते हुए, क्योंकि विजर्ड्स मार्क के थ्रू प्लेन टू प्लेन कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल था। विजर्ड मार्क टावर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वुड एल्फ प्लेन में, लेकिन सिर्फ सेम प्लेन कम्युनिकेशन पॉसिबल है। विवियन अभी भी इंटेंसिव ट्रेनिंग में बिजी थी, स्टेडिली ऑफिशियल विजर्ड बनने की तरफ। थोड़ी बातें विवियन से करने के बाद ड्यूक ने हैरिसन से अरेंज किया 50,000 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स विवियन को भेजने के लिए, ताकि उसका ऑफिशियल विजर्ड ट्रेनिंग स्मूथ हो जाए। विवियन ने बोला उसे नहीं चाहिए, पर रिसोर्सेज कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होते। पास्ट में विवियन से काफ़ी हेल्प मिली थी, अब रेसिप्रोकेशन का टाइम था। इसके बाद ड्यूक ने डेजर्टेड आइलैंड के मैटर्स अरेंज किए। शैरी को अकेडमी आइलैंड में स्टडी करने असाइन किया, पर वहाँ रेगुलर रेजिडेंस नहीं, डेजर्टेड आइलैंड में ही स्टे करना था। ऑफिशियल विजर्ड बैकिंग के साथ शैरी को कोई बुलिंग फेस नहीं करनी चाहिए। हैरिसन भी वॉच कर रहा था। हैरिसन अकेडमी आइलैंड के पोशन शॉप में था, ज़रूरत पड़ने पर असिस्ट कर सकता था। नीना अभी भी स्पिरिट विंड ब्रीदिंग टेक्निक स्टडी कर रही थी, जल्द ही ग्रेट नाइट रेल्म तक रीच करना चाहती थी। याला को ड्यूक ने डिसाइड किया वुड एल्फ प्लेन ले जाएगा। रीज़न सिंपल था, याला लोकल है, वुड एल्फ प्लेन से फेमिलियर, काम ईजी हो जाएगा। और 1 साल वहाँ स्पेंड करने में वुमेन कंपेनियन होने से लोनलीनेस अवॉइड होती। याला काफ़ी प्लीज थी, सोचा था वो वहाँ कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी सरप्राइजिंगली जल्दी आ गई। उसने स्पेशली रिक्वेस्ट किया हार्बर सिटी जाके क्लोथ्स और आइटम्स खरीदने के लिए, ताकि ड्यूक को प्लीज कर सके और खुशी एनहांस हो। चैप्टर 219 वुड एल्फ प्लेन। ब्लैक सेल, एलिजाबेथ। ब्लैक सील ने वुड एल्फ प्लेन पे डेकेड्स से कंट्रोल बनाए रखा है और यहाँ एक स्टेबल स्पेस ट्रांसमिशन एरे भी इस्टेब्लिश कर दिया है। ड्यूक को यहाँ जाने के लिए स्पेस एयरशिप लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो सीधा टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू रीच कर सकता था। क्रॉस प्लेन टेलीपोर्टेशन का कॉस्ट नॉर्मली हाई होता है, पर सिंस ड्यूक ऑफिस का काम कर रहा था, नेचुरली उसे कोई फ़ी नहीं देनी पड़ी। अगर किसी का पर्सनल काम हो किसी स्पेसिफिक प्लेन में, तब टेलीपोर्टेशन एरे का यूज़ करना पड़ता है और फ़ी लगती है।
एलिजाबेथ, जो मॉर्गन का वेसल है, वो पूरे ब्लैक सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट जगह भी है। यहाँ ही सारे अंडर ब्लैक सेल प्लेन टेलीपोर्टेशन एरेज हैं और बीस्टमैन प्लेन का टेलीपोर्टेशन एरे भी कंस्ट्रक्शन में है, जो जल्दी ही रेडी हो जाएगा। ड्यूक ने याला को वुड एल्फ प्लेन के टेलीपोर्टेशन एरे पे ले जाया। ब्लैक सेल के नज़र में याला ड्यूक की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, इसलिए वो साथ में टेलीपोर्ट हो सकती थी। ये टेलीपोर्टेशन एरे वाइट स्टोन से कार्व्ड है, यूजुअल ड्राइंग वाले एरेज की तरह नहीं। कार्व्ड एरे ज़्यादा स्टेबल होता है और स्पेस चैनल भी रिलायबल होता है। जैसे ही ड्यूक और याला एरे में स्टेप किए, एक विज़र्ड ने एक्टिवेट किया और एक स्पेस रिपल के साथ दोनों डिसअपीयर हो गए। टेलीपोर्टेशन का फील ऐसा था, कब जा रहे हैं और कब वापस आ गए समझ नहीं आया। ड्यूक को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, उसका फिजिक और स्पिरिचुअल पावर अब इतना स्ट्रॉन्ग था कि टेलीपोर्टेशन में डिज़नेस नहीं होती जैसे पहले होती थी। टेलीपोर्ट के बाद वो एक जगह पे अपीयर हुए जो टेम्पल जैसी लग रही थी, पूरी स्टोन से कंस्ट्रक्ट हुई रूम। ड्यूक के फीट के नीचे भी वाइट स्टोन का कार्व्ड टेलीपोर्टेशन एरे था। एक ही मोमेंट में उन्होंने एंडलेस प्लेन का वास्ट डिस्टेंस क्रॉस कर लिया था। टेलीपोर्टेशन एरे के साइड में 2 विज़र्ड्स खड़े थे, आउरा से लग रहा था दोनों लेवल 1 क्रिस्टलाइज्ड विज़र्ड्स हैं। ड्यूक, एक पतले विज़र्ड ने पार्चमेंट पकड़ के पूछा, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। ड्यूक ने अपना ब्लैक सेल बैज दिखाया और वेरीफाई होने के बाद एग्जिट करने की परमिशन मिली। स्टेप आउट करते ही ड्यूक का पहला इंप्रेशन, एयर यहाँ बहुत फ्रेश है, जैसे अंदर तक पेनिट्रेट करे हार्ट और लंग्स में। ये इमेजिनेशन नहीं था, वुड एल्फ प्लेन का एनवायरनमेंट वैसे ही है। क्लाइमेट कंडीशंस एक्सीलेंट है, प्लांट्स ग्रो करने के लिए परफेक्ट। वुड एल्फ रेस नेचुरली सॉइल एनवायरनमेंट इंप्रूव करते हैं, ग्रेजुअली एनवायरनमेंट और बेटर बनाते हैं। ब्लैक सेल ने यहाँ कंट्रोल लेने के बाद एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं किया, इंस्टेड प्रोटेक्ट किया और ये एक वास्ट मैजिक पोशन मटेरियल कल्टीवेशन बेस बन गया। ड्यूक के सामने माउंटेन्स स्ट्रेच कर रहे थे और चारों तरफ वास्ट हर्ब फील्ड्स हैं जहाँ डिफरेंट मैजिक पोशन मटेरियल्स प्लांट किए गए हैं। वो मूनलाइट कॉन्टिनेंट में आए थे, द वुड एल्फ प्लेन के 5 कॉन्टिनेंट्स में से एक, जहाँ जायंट हॉक कॉमर्स एसोसिएशन का लैंड है। याला एनवायरनमेंट देख के थोड़ी सैड लग रही थी, अनकॉन्शियसली ड्यूक का आर्म पकड़ लिया, जैसे सिर्फ यही उसे थोड़ी सिक्योरिटी फील करा रहा हो। मूनलाइट कॉन्टिनेंट याला का होमलैंड नहीं था, वो पहले मोरांडो कॉन्टिनेंट में रहती थी, वही वुड एल्फ रॉयल्टी का एरिया है। जैसे ही ड्यूक इमर्ज हुआ, एक चबी विज़र्ड आया, फ्लैटरिंग एक्सप्रेशन के साथ। बेली इतनी राउंड थी कि लगा अगर गिर गए तो रोल हो जाएंगे। मिस्टर ड्यूक, मेरा नाम मैथ्यू है, मैं यहाँ जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का मैनेजर हूँ। फ्यूचर का सारा काम मेरे थ्रू हैंडल होगा, कोई भी इशू हो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा विज़र्ड्स मार्क है, नोट कर लो और कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैथ्यू बहुत हम्बल था, लो स्टैंस में, जैसे ड्यूक को ऑफेंड करने का डर हो। ड्यूक समझ गया, गैरिसन मिशन एक्सेप्ट किया, लेकिन कभी भी अबैंडन करके विज़र्ड प्लेन वापस जा सकता है। मिशन का कंट्रीब्यूशन रेट 5000 पॉइंट्स था, काफ़ी अच्छा फॉर गैरिसन मिशन। हार्श प्लेन्स में ये और भी ज़्यादा होता। ड्यूक और मैथ्यू ने विज़र्ड्स मार्क्स एक्सचेंज किए ताकि वुड एल्फ प्लेन में कांटेक्ट में रहें। प्लीज़ फॉलो मी, मैं आपको अकोमोडेशन तक ले जाता हूँ। मैथ्यू ने फेक स्वेट वाइप करते हुए लीड किया। वॉकिंग भी उसके लिए स्ट्रेन्यूअस लग रहा था, जैसे ये स्मॉल एक्सरसाइज ही ज़्यादा हो। मैथ्यू ने एक मेडिसिनल गार्डन के बाद दूसरे गार्डन में ले जाया और फाइनली एक 3 स्टोरी विला में। वुड फ्रेश लगा, कुछ जगह से ग्रीन लीव्स भी एक्सटेंड हो रहे थे। ये प्लेस आपके लिए हरिडली प्रिपेयर किया गया है। इनसाइड वेल इक्विप्ड मैजिक पोशन और मैजिक लेबोरेटरीज हैं। कोई और रिक्वायरमेंट हो जस्ट लेट मी नो। फैक्ट ये था, ब्लैक सेल ने ओरिजिनली ड्यूक के लिए अकोमोडेशन प्रिपेयर किया था। ये विला नहीं था और नेचुरली उतना फाइन भी नहीं था। जायंट लॉक कॉमर्स एसोसिएशन थोड़ी राइट्स यहाँ रखते हैं, ये मैटर अरेंज करना उनके लिए ईजी था। ये क्लियरली था कि एसोसिएशन का अटेंशन और केयर काफ़ी हाई था, होस्ट प्रॉपर्ली करना चाहते थे। ओ राइट, कुछ वुड एल्फ स्लेव्स भी यहाँ हैं, कुछ डिसेंट लुक्स वाले, वो भी भेज दूंगा, मैथ्यू बोला। ड्यूक ओरिजिनली रिफ्यूज़ करने वाला था, पर याला देखकर कंसेंट कर दिया।
एक्स्ट्रा पीपल अराउंड होने से याला कंपनी में रहेगी और जाते वक्त कैजुअली कुछ वुड एल्फ स्लेव क्रीचर्स ले सकता था। मैजिक पोशन फैक्ट्री कहाँ है? ड्यूक ने कैजुअली पूछा। मैथ्यू जल्दी बोलता है, बस 5 किलोमीटर्स दूर है, इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। ड्यूक ने नॉड किया, लेटर वहाँ प्रैक्टिस करने जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, कंप्लीटेड मैजिक पोशंस के क्वांटिटीज के हिसाब से पे करेंगे। मैथ्यू बो किया। फैक्ट्री होने से काम इजी हो गया। जनरली ये एक मैच्योर मैजिक पोशन प्रोडक्शन चेन है, मटेरियल्स रेडी हैं, बस रिफाइनिंग फोकस करना है। ड्यूक का प्लान वेरियस मैजिक पोशंस में प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करना, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अक्यूमुलेट करना, स्पिरिचुअल पावर जल्दी 100 पॉइंट्स तक ले जाना और लिक्विडेशन विजर्ड का एडवांसमेंट ग्रेजुअली कंप्लीट करना। उसने इर्द गिर्द देखा, फॉरेस्ट में एक स्मॉल क्रीक क्वाइटली फ्लो कर रही थी वुडन हाउस के साइड में, और दूर तक एंडलेस मेडिसिनल गार्डन स्प्रेड था जो ट्रैंक्विलिटी और सेरेनिटी का ओवरवेलमिंग फीलिंग दे रहा था। सीम्स नॉट बैड, ड्यूक सोचा, ये एनवायरनमेंट बेटर था देन एक्सपेक्ट किया, वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ। यहाँ एनिमी थ्रेट्स का टेंशन नहीं था, शायद एनवायरनमेंट ब्लैक सेल के अंदर से भी सेफ लग रहा था। वुड एल्फ प्लेन में रेबल फोर्सेस डेकेड्स पहले पर्ज हो चुकी थीं और उसके बाद जन्मे वुड एल्फ्स स्लेव क्रीचर्स बन गए जो इफेक्टिव रिबेलियन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। चैप्टर 220 मेडिसिनल गार्डन। ड्यूक फिर 3 स्टोरी वुडन हाउस के अंदर गया, जो अंदर से काफ़ी स्पेशियस था और स्पेशियल विच एरे से इक्विप्ड था। सिर्फ लिविंग रूम जिसमें फायरप्लेस था वो ही 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा था। बाहर से वुडन हाउस छोटा लगता था, पर अंदर जाके उसकी वास्टनेस देख के ड्यूक थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। मैथ्यू आगे चल के वेरियस एरियाज इंट्रोड्यूस करने लगा, मैजिक पोशन लेबोरेटरी, मैजिक लेबोरेटरी और एक डेडिकेटेड मेडिटेशन रूम भी। मेडिटेशन रूम में एक विच एरे लगी हुई थी जो एनर्जी पार्टिकल्स गैदर करती, इससे मेडिटेशन प्रैक्टिस और इफेक्टिव हो जाती। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन ने ड्यूक की ज़रूरत को थरली कंसिडर किया था, लगभग हर एस्पेक्ट कवर किया। मैथ्यू बार बार एम्फसाइज कर रहा था कि अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो ड्यूक को इमीडिएटली बताएं। ये प्रोएक्टिव एटीट्यूड इसलिए था क्योंकि वो जेन्युइनली डरते थे कि ड्यूक चला ना जाए, इसलिए बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड की गईं। चलो तुम्हारा मेडिसिनल गार्डन भी देखते हैं, ड्यूक ने कहा घर को फेमिलियराइज करने के बाद। मैथ्यू ने लीड किया और ड्यूक को लेकर गया वास्ट एक्सपेंस ऑफ मेडिसिनल गार्डन के पास। ये एरिया मूनलाइट ग्रास से प्लांटेड है। वुड एल्फ प्लेन का एनवायरनमेंट इसकी ग्रोथ के लिए परफेक्ट है, इसलिए क्वालिटी और इफेक्ट नॉर्मल से काफ़ी बेटर है, मैथ्यू ने पॉइंट करते हुए बताया। ड्यूक ने गार्डन देखा, वहाँ एक लार्ज पैच ऑफ मूनलाइट ग्रास ग्रो कर रहा था। ये लेवल 1 मैजिक पोशन मटेरियल है, जिसके ग्रीन लीव्स रात में फेंट ग्लो करते हैं और नाइट में हार्वेस्ट करना होता है। डे में पिक करेंगे तो ये लाइटनिंग स्पीड से विदर हो जाता है, पर नाइट में एक्टिविटी रिटेन करता है। ये एक अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक और हर्ब देखी। लीव्स में ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड होते हैं, इसे ड्रैगन ब्लड ग्रास कहते हैं। ये भी लेवल 1 मैजिक पोशन मटेरियल है। ड्यूक ने मेडिसिनल गार्डन का सर्वे किया जो स्ट्रेचिंग बियॉन्ड साइट था, फिल्ड विद लेवल 1 मैजिक पोशन मटेरियल्स। इतना बड़ा गार्डन जब सब मटेरियल्स का वैल्यू ऐड किया जाए तो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, इसीलिए जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन इसको सीरियसली लेता है। पर ड्यूक ने जो देखा वो सिर्फ एक फ्रैक्शन था। ये सिर्फ सरफेस पोर्शन रिप्रेजेंट करता था जहां जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का ओनरशिप था। दूर माउंटेन्स में और भी वास्ट मेडिसिनल गार्डन्स थे जो एसोसिएशन ने खुद कल्टीवेट किए थे। ड्यूक उनके पोजीशंस मेमोराइज कर रहा था, येलो सैंड पे खड़े होके और हवा में फ्लाई करके। वो ये बिग डील बनाने का प्लान नहीं कर रहा था, बस अपने माइंड में लोकेशंस और एरियाज याद कर रहा था। नो वंडर ब्लैक सेल ने इन फोर्सेस को परस्यू नहीं किया। ये गार्डन्स माउंटेन्स में डेवलप हुए, अल्टीमेटली ब्लैक सेल का लैंड है, उनको खुद एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। शायद ब्लैक सेल सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये लैंड वापस ले सकते हैं और जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। ड्यूक ने देखा कि कई वुडेल्स यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़े वेयरी लग रहे थे, डेली वर्कलोड काफ़ी हाई लग रहा था। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के लोग खुद काम नहीं करते, सारी कल्टीवेशन, ग्रोथ और हार्वेस्टिंग वुडेल्स मैनेज करते हैं।
एसोसिएशन के लोगों का काम सिर्फ ओवरऑल स्टेटस ओवरसी करना है, इंश्योर करना कि हर्ब्स प्रॉपर्ली ग्रो और हार्वेस्ट हों, फिर डेटा रिकॉर्ड करके ब्लैक सेल के पीपल यानी ड्यूक को देना। ब्लैक सेल यील्ड का एक सर्टेन परसेंटेज लेते हैं बेस्ड ऑन दीज फिगर्स। इस प्रोसेस में जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन सीक्रेटली मटेरियल्स हाइड नहीं कर सकते। उनके थ्रू ब्लैक सेल का शेयर रिड्यूस नहीं हो सकता। टेलीपोर्टेशन एरे जो यहाँ से लीव करता है वो ब्लैक सेल के कंट्रोल में है और हर मेंबर स्ट्रिक्टली चेक होता है व्हेन लीविंग और फिर एलिजाबेथ पे दोबारा चेक होता है। अगर एसोसिएशन ज़्यादा जाके मटेरियल्स हाइड करने की कोशिश करे डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। ड्यूक को नहीं पता ये पहले हुआ या नहीं, पर वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। शायद गॉर्डन जो पहले यहाँ स्टेशन था उसने एसोसिएशन की हेल्प की हो, पर वो गॉर्डन का पर्सनल अफेयर था और ड्यूक का उससे कोई लेना देना नहीं। एसोसिएशन ने भी ये मैटर्स मेंशन नहीं किए और अगर हो भी रहे हो ड्यूक से कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि ट्रस्ट स्ट्रांग नहीं था। चलो मैजिक पोशन फैक्ट्री भी देखते हैं, ड्यूक ने कहा मेडिसिनल गार्डन का लेआउट समझने के बाद। मैथ्यू ने नॉड किया और ड्यूक को सेवरल माउंटेन पीक्स के थ्रू एक वैली में ले गए। वैली काफ़ी स्पेशियस था और अब बिल्डिंग से फिल्ड था। एयर में मेडिसिनल सेंट स्प्रेड हो रही थी। ये था मैजिक पोशन फैक्ट्री ऑफ जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन, जहां लार्ज अमाउंट्स ऑफ मैजिक पोशन मटेरियल्स प्रोसेस, प्रिपेयर और पैक होते डेली। कुछ मटेरियल्स यहाँ मैजिक पोशंस में रिफाइन होते और कुछ प्रोसेस और स्टोर करके रेगुलरली ट्रांसपोर्ट किए जाते विजर्ड प्लेन या अदर प्लेन्स में। अपार्ट फ्रॉम विजर्ड प्लेन कई अदर प्लेन्स को ये मटेरियल्स चाहिए। ट्रेल ऑफ विजर्ड्स ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है एंडलेस प्लेन में। कई प्लेन्स में रिच विजर्ड सिविलाइजेशंस बन चुकी हैं। वुड एल्फ प्लेन के मैजिक पोशन मटेरियल्स हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए हाईली सॉट आफ्टर। कई प्लेन्स यहाँ से पोशंस या पोशन मटेरियल्स ऑर्डर करते हैं। मैजिक पोशन फैक्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोग हैं, मेजॉरिटी वुड एल्व्स डूइंग मिसलेनियस वर्क और सिर्फ 1,000 प्लस विजर्ड्स मोस्टली रिफाइनिंग मैजिक पोशंस। ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ लेवल 1 एंड अबव पोशंस हैं। सेकेंडरी पोशंस अनप्रॉफिटेबल और लो वैल्यू के लिए निग्लेक्टेड। ड्यूक के हाथ में एक थिक बुकलेट था डिटेलिंग वेरियस मैजिक पोशंस का करंट स्टेटस, प्रोडक्शन क्वांटिटी, मटेरियल यूसेज एटसेट्रा। उसने एक नज़र डाली, फीलिंग दैट ही कुड लर्न मेनी पोशन रिफाइनिंग मेथड्स वाइल बीइंग हियर। लर्निंग प्रोसेस में ड्यूक यहाँ के मटेरियल्स फ्री में यूज़ कर सकता था। कुछ वेस्ट भी हो जाए तो मैथ्यू कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि ये मटेरियल्स उनके लिए इनसिग्निफिकेंट थे। ड्यूक ने मैजिक पोशन फैक्ट्री की इन्फो गैदर की और फिर मैथ्यू ने अनदर मेडिसिनल गार्डन दिखाया। ये मेडिसिनल गार्डन जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का नहीं, ये ब्लैक सेल का है। ब्लैक सेल का मेडिसिनल गार्डन का एरिया इवन लार्जर था, सिग्निफिकेंटली सरपासिंग जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन गार्डन एरिया। मोस्टली वुड एल्फ प्लेन का लैंड अभी भी ब्लैक सेल के कंट्रोल में है। उन्होंने सिर्फ छोटा पोर्शन लीज पे दिया है अदर्स को कल्टिवेट करने के लिए। ड्यूक का फोकस इस स्टेशनड मिशन में है, मॉनिटरिंग ब्लैक सेल सेक्शन ऑफ मेडिसिनल गार्डन। ब्लैक सेल का गार्डन यूजुअली वुड एल्फ के ग्रुप से मैनेज्ड होता, सिमिलर टू जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन। ड्यूक को पीरियोडिकली चेक करना होता कि मटेरियल्स क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट्स मैच हों, इंश्योर करना कि प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग टास्क्स टाइम पे और सही क्वांटिटी में कंप्लीट हों।